नया साल आया है, सियासी दलों के लिए नया संघर्ष लेके आया है। नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। जो बात मैंने ये कही कि नया साल आया है, उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के लिए नया संघर्ष लेकर आया है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आप हैरत में होंगे कि आखिर हम किस संघर्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव तो होने जा नहीं रहे हैं और नया साल आया है, लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और ऐसे में हम संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी संघर्ष का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। इस संघर्ष में उत्तर प्रदेश के सभी सियासी दल शामिल हैं। इसकी वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। संघर्ष किस तरीके का होने जा रहा है इसके बारे में बताएंगे। अलग अलग सियासी दलों की रणनीति क्या है इस साल वो भी बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे साल किस एजेंडे पे उत्तर प्रदेश के जो तमाम सियासी दल हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, वो किस एजेंडे पे काम करने जा रहे हैं। एक करके विस्तार से इस पूरे विषय पे हम चर्चा करेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। तो जो शुरुआत की मैंने कि नया साल आया है, सियासी दलों के लिए नया संघर्ष लेकर आया है, ये इसलिए कहा गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही दिन से, नए साल के पहले ही दिन से एक अजीब तरीके की सियासी हलचल शुरू हो गई है। लक्ष्य 2024 है। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव होने, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 75 जिले, 80 लोकसभा सीटें, और जिसने उत्तर प्रदेश की धरती पर कब्जा कर लिया, देश की हुकूमत पर कब्जा करने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो इसलिए ये पूरा संघर्ष है। एक छोटा सा ब्रीफ दे दें कि नया साल शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। 2 दिन तक वो लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकें करेंगे। योगी सरकार के जो मंत्री हैं उनके कामकाज का ब्यौरा लेंगे। इसके अलावा वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर खास तौर से चर्चा करेंगे कि आखिर किस रणनीति पर, किस लाइन पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काम करना है, क्योंकि इस बार जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य ऐसा है कि जिसके बारे में कल्पना कर पाना किसी सियासी दल के लिए नामुमकिन जैसा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। समाजवादी पार्टी जो अभी बीते विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, लेकिन संघर्ष उसका जारी है। हाल में जो उपचुनाव संपन्न हुए उसमें जो मैनपुरी की जीत है उसने उसे उत्साह से भर दिया है। चाचा शिवपाल का साथ मिलने के बाद संगठन की ताकत दुगनी मानी जा रही कि संगठन दुगनी रफ्तार के साथ, नए उत्साह के साथ काम करेगा। साल का शुरुआत है, लेकिन समाजवादी पार्टी में दौरे लगातार जारी हैं। पहले ही दिन से तमाम अलग अलग जिलों में पार्टी के बड़े नेता दौरे पर लगे हुए हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रही है और बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महज 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश से लगभग साफ हो चुकी है, वो उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए वजूद को हासिल करने के लिए इस पूरे साल संघर्ष करने वाली है। 3 जनवरी यानी अब से ठीक 2 दिन बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से लेकर के दाखिल होंगे और 3 जिलों में 3 दिनों तक भ्रमण करते हुए करीब 11,000 वर्कर्स के साथ वो हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक भाग को छूते हुए निकल जाएंगे। कोशिश ये होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी इस यात्रा की धमक सुनाई पड़े। अब इसके बाद बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी जिसका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला 2007 के बाद कभी सफल नहीं हो सका, लिहाजा 1 दशक से भी ज़्यादा गुजर जाने के बाद, या यूँ कहें 1.5 दशक से भी ज़्यादा गुजर जाने के बाद, बसपा अपनी पुरानी रणनीति पर वापस लौटती दिखाई पड़ रही है। नए सिरे से मायावती ने मोर्चा संभाला, या यूँ कहें कि कमान अपने हाथ में ले ली है। सतीश चंद्र मिश्रा जो सोशल इंजीनियरिंग का एक चेहरा थे, दलित ब्राह्मण गठजोड़, यानी एक तरफ मायावती और दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्रा, तो जो दलित ब्राह्मण गठजोड़ था ये जब अब सफल नहीं हो पा रहा तो मायावती वापस अपने दलित, मुस्लिम और पिछड़े
गठजोड़ के एजेंडे पर वापस लौटती नजर आ रही हैं और उसको लेकर के वो अब खुद संघर्ष कर रही हैं। उनका भी आगे का क्या कार्यक्रम है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो हमने ये जिक्र किया कि नया साल जहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, एक जो आम आदमी है वो जश्न में डूबा हुआ है और नए साल को लेकर तरह तरह की प्लानिंग कर रहा है, ऐसे में जो सियासी दल हैं वो किस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। और ये बात सही है कि सियासत में सत्ता तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो रास्ता है संघर्ष का। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है कि आप सत्ता तक पहुंच जाए। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए चाहे आप किसी भी मुकाम पर हो, आपको संघर्ष हर घड़ी हर पल करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि साल का शुरुआती हफ्ता और यहीं से ही उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी संघर्ष आपको देखने को मिलेगा जो पूरे 2023 तक आप इसको लगातार देखते रहेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की रणनीति है उत्तर प्रदेश में अलग अलग सियासी दलों की, क्योंकि एक नज़र डालनी पड़ेगी 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर। 62 सीटें जीतने के साथ भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी थी, 2 उसके सहयोगी दल यानी अपना दल को मिली थी। तो कुल 64 सीटें। बाद में जो उपचुनाव हुए तो आजमगढ़ की एक सीट और एक रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। तो कह सकते हैं कि बीजेपी 64 प्लस सहयोगी 2 तो 66 के करीब 66 सीटें। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, यानी एक कोशिश की गई दलित पिछड़ा कॉम्बिनेशन को भिड़ाने की, आपस में एकजुट करने की, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुआ। अखिलेश यादव को सिर्फ 5 सीटें मिल सकी, लेकिन मायावती ने ज़रूर गेन किया, करीब करीब 11 सीटें उनको मिल गई। जो बेहद अफसोसजनक तस्वीर रही वो रही कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने परास्त कर दिया। उनके अपने ही गढ़ में, जो कहा जाता है कि नेहरू गांधी परिवार का गढ़ था, वहाँ से राहुल गांधी को हटना पड़ा और कांग्रेस सिर्फ सोनिया गांधी की सीट यानी रायबरेली तक सिमट के रह गई। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने संघर्ष बहुत किया प्रियंका गांधी की अगुवाई में, लेकिन उसकी कोई बहुत कामयाबी मिल नहीं सकी। यानी ये कह सकते हैं कि वो संघर्ष कांग्रेस को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सका। तो अब इस पूरे साल क्या होने वाला है, किस तरीके की रणनीति है, कौन कितना कामयाब होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताते हैं। लेकिन ये संघर्ष भरा साल है सियासी दलों के लिए उत्तर प्रदेश की धरती के लिहाज से। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उसको 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ नए सहयोगी चाहिए, कुछ नया वोट बैंक चाहिए और जो पिछला वोट बैंक में उसमें कुछ इजाफा चाहिए। तो इस लिहाज से पूरे वर्ष भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करने जा रही है। BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो इसी लिहाज से आ रहे हैं ताकि साल के शुरुआती हफ्ते में ही तय हो जाए कि पूरे साल किस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना है। आप सभी जानते हैं कि एक सवर्ण वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। हिंदुत्व के एजेंडे के नीचे दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मायावती से भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, वो साथ में खड़ा हुआ है। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें मिल जाती है जिसकी कल्पना करना किसी दूसरे सियासी दल के लिए मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ये जान रही है कि उसके जो दलित वोट बैंक है, उसका जो पिछड़ा वोट बैंक है, उसमें सपा और बसपा 2 सेंधमारी ज़रूर करेंगे। लिहाजा उसको एक नए सिरे से एक नए वोट बैंक की तलाश है। तो इस बार मुस्लिमों को लेकर के बीजेपी पूरे साल खास तौर से काम करने वाली है। मुस्लिम संगठनों से मुलाकात, मुस्लिम बस्तियों में जाना, मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम जो उलेमा हैं बड़े, उनसे संपर्क करना, जो सरकारी योजना है उसका लाभ मुस्लिमों तक भी पहुंचे, ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में इस बार शामिल होने जा रही हैं। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से बड़े आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों किए। रामपुर के विधानसभा चुनाव में जो आजम खान से रिक्त हुई सीट थी उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा एक उदाहरण के तौर पे इसको हम सबको लेना चाहिए कि वो एक नज़ीर है कि धीरे धीरे वोट बैंक कभी भी एकदम से शिफ्ट नहीं होता है, धीरे धीरे विश्वास जमाना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही है। मदरसों का सर्वे और मदरसों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करना इसी रणनीति का हिस्सा है।
तो पूरे साल भारतीय जनता पार्टी हर जिले में दौरा करेगी, ग्राउंड जीरो तक जाना है उसको, ग्रास रूट लेवल पे जाकर उसको अपने वर्कर्स से मुलाकात करना है। पूरे साल जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो राज्य सरकार की हो, उनका लाभ जनता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसको इंश्योर करना है। और उन तमाम योजनाओं के बारे में वो आम जनता के बीच जाकर के बताने जा रही है कि किस तरीके का लाभ केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसको हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन सरकार का लाभ कैसे जनता तक पहुंचा और क्या उसके जीवन में बदलाव आया, इसको लेकर के एक पूरी रूपरेखा तय होगी। जाति समीकरणों को साधने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के लिए इस साल मुख्य एजेंडे में है। चलते चलते इस भारतीय जनता पार्टी की बात हम खत्म करें, इससे पहले एक चीज आपको बता दें जो अपना अनुभव है। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो दो चीज़ों पे लोगों ने बहुत जोर दिया और ये बीजेपी के लिए कामयाबी की एक बड़ी वजह बनी। एक तो मुफ्त राशन और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। तो दो ऐसी चीज़ें थी जिसपे न केवल हिंदू, जिसको कहते कि हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया, सिर्फ हिंदुओं नहीं, मुस्लिमों की भी एक बड़ी आबादी ने, दलितों और गरीबों की एक बड़ी आबादी ने वोट किया। और बुंदेलखंड, जहाँ पर कहा जाता था कि बीजेपी साफ हो जाएगी, बुंदेलखंड में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतने में कामयाब हुई क्योंकि बुंदेलखंड में बीते 5 सालों में भूख से कोई मौत नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी सरकार के लिए थी। तो इन तमाम योजनाओं के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही। लेकिन चुनौती कौन है उसके सामने? चुनौती है उसके सामने समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जिसका ग्राफ तेजी से बढ़ा। हमने देखा कि एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बहुत संघर्ष के बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को एक मुकाम पर जाकर के स्थापित किया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अपने नए वोट बैंक को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत की। दलितों के बीच जाना, पिछड़ों के बीच जाना, सवर्णों का एक हिस्सा जो उसके साथ खड़ा हुआ है, इन सबको मिलाकर के समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ रही है। मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ वो इसके लिए, उसको हम एक उदाहरण के तौर पे देखें, क्योंकि जहाँ पर 3.25 लाख से ज़्यादा मतों से डिम्पल यादव चुनाव जीत गई और वहाँ पर तमाम वर्गों के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। शिवपाल सिंह यादव के साथ आने से ताकत जरूर मिली है। तो समाजवादी पार्टी का फोकस इस बार सिर्फ यादव और मुस्लिम नहीं है। समाजवादी पार्टी इस बार पिछड़ों पर खासतौर से काम कर रही है। जो पिछड़ा वोट बैंक है, जो कभी समाजवादी पार्टी का ही कोर वोट बैंक होता था, उसको बीजेपी से छीनने के लिए वो लगातार प्रयास करेगी। इसके लिए अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी की कोर टीम ने तय किया कि इस पूरे साल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे नहीं। हर नेता 10 जिलों का दौरा करेगा 30 दिन के भीतर, और वहां पर स्थानीय स्तर पर क्या समस्याएं हैं, युवाओं की क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से मजबूती के साथ सड़कों पर संघर्ष करके विधानसभा के भीतर उसको किस तरीके से उठाया जाए, इसकी रणनीति पर काम कर रही है। शिवपाल सिंह यादव जो संगठन के, जिनको कहा जाता है कि संगठन के वो पुरोधा है, संगठन का जो मैनेजमेंट है उसकी महारत उनको हासिल है। तो खास तौर से शिवपाल सिंह यादव को इसी काम के लिए लगाया गया। आप देख रहे हैं कि लगातार वो दौरा कर रहे हैं और इस पूरे साल वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। आने वाले समय में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों के साथ, अपने बड़े नेताओं के साथ, अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ जो अलग अलग जिलों में काम करते हैं, उन सबके साथ मिलकर के एक बड़ा संघर्ष करने की तैयारी में है, ताकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ता हुआ नजर आए तो वो समाजवादी पार्टी नजर आए। तो समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत इस साल लगाने जा रही। पूरे साल पार्टी के बड़े नेता, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव और निचले स्तर तक का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी आपको संघर्ष करता नजर आएगा। इसकी रणनीति पर काम हो रहा है और उसको लेकर के बाकायदा ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी में आपने देखा कि आमतौर पर मायावती बीते कुछ सालों से आप देख रहे थे कि उतना एक्टिव नहीं थी। बहुत जनसभाएं भी वो जाके नहीं करती थी, बैठकों में भी बहुत ज़्यादा उनका आना नहीं होता था। आपने देखा कि पिछले 2 चुनाव में वो लगातार सतीश चंद्र मिश्रा आपको और उनके परिवार के, उनकी टीम के लोग नजर आते थे। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, 2022 का विधानसभा चुनाव,
उसके बाद से जो शिकस्त मिली मायावती को, उसके बाद से सतीश चंद्र मिश्रा अब पर्दे के पीछे चले गए। सामने अब चेहरा नजर आ रहा है, तो फिर से एक बार मायावती का चेहरा है। मायावती ने इस दौरान एक तब्दीली की, उन्होंने वो वापस अपने दलित और मुस्लिम गठजोड़, दो गठजोड़, एक सपा का गठजोड़ था पिछड़ा मुस्लिम, एक बसपा का दलित मुस्लिम, तो दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है मायावती अब उस पर वापस लौट रही हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, जो उनके जो ग्राउंड लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो जिलों के प्रभारी होते हैं, उनसे कहा गया कि वो दलित बस्तियों में जाएं, वो बताएं काशीराम के संघर्ष को याद दिलाएं, बताएं दलितों को कि कैसे काशीराम ने संघर्ष करके उनको एक समाज में इज्जत मान सम्मान दिलाया, कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दलित जो समाज का जिसको सबसे निचला तबका मानते थे, उसको कैसे न केवल समाज में मान सम्मान दिलाया बल्कि राजनीतिक तौर पर भी किस तरीके से दलितों को स्थापित किया, राजनीति में दलितों को एक बड़े पैमाने पर स्थापित किया। ये तमाम जो दलित महापुरुष रहे इस देश में, जिन्होंने संघर्ष किया दलितों के स्वाभिमान के लिए, उसकी याद दिलाने के लिए मायावती ने कहा है। तो पूरे साल उनका एक कार्यक्रम चलने जा रहा है, दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जा करके काशीराम की योजनाओं को, बसपा का जो मूल जो उद्देश्य था, जिसकी स्थापना BS4, जिसको हम लोग जानते थे, BS4 एक मंच था, जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी बसपा, BS4 के जो कार्डर होते थे उनके माध्यम से एक राजनीतिक शाखा खोली गई, जिसका विस्तार हुआ बाद में, और बाद में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी BSP की। तो उस वापस अपनी मूल धारा पर लौटते हुए BSP नजर आएगी आपको, और पूरे साल दलित बस्तियों में जा करके जो दलित हैं, पिछड़ा हैं, इन मुसलमान हैं, इनके बीच में जाकर के काम करने की पूरी प्लानिंग है BSP की। आज ही मायावती ने एक नया बयान जारी किया और फिर से निशाने पर समाजवादी पार्टी को लिया, क्योंकि बसपा को खतरा भाजपा से ज़्यादा सपा से है, क्योंकि दोनों ही दलित और पिछड़ों की और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। तो मायावती ने आज फिर अटैक किया और कहा कि याद करें अखिलेश यादव की कैसे उन्होंने अपनी सरकार के दौरान जो 17 अति पिछड़ी जातियाँ थी उनको OBC से हटा करके और SC ST वर्ग में करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया, बाद में उसका लाभ भी नहीं मिला। वो जो अति पिछड़ी जातियाँ थी वो ना SC ST में रहेगी और ना उनको पिछड़े वर्ग का लाभ मिला नौकरियों में। प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया, किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार में इसको खत्म किया गया, उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो मायावती पूरे साल समाजवादी पार्टी और भाजपा पे अटैक करने वाली हैं, और पूरे साल वो दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में दलितों और पिछड़ों के बीच जाकर के संघर्ष करने वाली है। इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, जिनको भरपूर तरीके से मायावती मैदान में उतारेंगी। अब बात आती है कांग्रेस की कि आखिर कांग्रेस क्या करने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, अभी गुजरेगी उत्तर प्रदेश से होते हुए, 3 जिलों से होते हुए, इस यात्रा जब यात्रा आगे बढ़ जाएगी उसके बाद उत्तर प्रदेश में नए सिरे से संगठन पर काम शुरू होगा। प्रियंका गांधी एक बार फिर आपको उत्तर प्रदेश की धरती पर नजर आ जाएंगी। हो सकता है कि वो ये वक्त आते आते अप्रैल, मई या जून हो जाए, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। वो निकाय चुनाव के जरिए चाहती कि अपने बेस वोट बैंक को तैयार किया जाए। कितना कामयाब हो पाएगी कांग्रेस ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है कि एक ज़माना था कि कांग्रेस की छतरी के नीचे सभी धर्म और संप्रदाय के लोग, जातियों के लोग आते थे। जातिगत राजनीति ने, क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को धीरे धीरे कमज़ोर किया, और चूँकि उत्तर प्रदेश, इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा कि जातिवाद में बुरी तरीके से जकड़ा हुआ, और यहाँ की राजनीति हमेशा से ही जातिवाद पर ही आधारित रही, इसलिए एक बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को झेलना ही पड़ा। और वो नुकसान इतना बड़ा हुआ कि आने वाले वक्त में वो कितना उसमें सुधार हो पाएगा अभी कहने की कोई गुंजाइश या कोई कहने की ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती कि जिसको कहा जाए पूरी मजबूती के साथ कि आगे आगे क्या होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये साल उनके लिए संघर्ष का साल है। इस साल वो फिर से मेहनत करेंगे और समाज के हर वर्ग में जा करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो नारा लेकर के राहुल गांधी निकले हैं कि इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत करने वालों को आगे आना चाहिए। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये देश नफरत करने वालों को पसंद नहीं करता। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जाति और धर्म से आधारित मुद्दों की तरफ कांग्रेस यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरे साल वो
मुद्दों पे, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, या तमाम दूसरे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाएगी। और जो देश के हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, या जो सीमाओं को लेकर के जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीमा की सुरक्षा को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पूरे साल संघर्ष करने वाली है। तो ये जो साल है, मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि ये जो साल है आने वाला, ये जो पूरा वक्त, पूरे 12 महीने है, ये 12 महीने उत्तर प्रदेश में आप एक नई किस्म का संघर्ष देखेंगे। आपको एहसास होगा कि ऐसा लगेगा जैसे चुनाव ही आने वाले, लेकिन चुनाव तो अगले साल 2024 में होने, लेकिन उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 75 जिले और 80 लोकसभा सीटें, इनको हासिल किए बगैर आप सत्ता तक पहुंच नहीं सकते। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंच जाता है, दिल्ली की कुर्सी तक आसानी से वो बैठ जाता है। इसके पीछे तमाम उदाहरण हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, जैसा मैंने कहा कि नया साल जो तमाम लोगों के लिए उत्साह लेकर के आया है, तमाम लोगों के मन में कई तरह की अपेक्षाएं हैं, कई लोगों ने अपने लक्ष्य तय कर रखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, सियासी दलों के लिहाज से बात करें, तो नया साल उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के लिए एक नया संघर्ष लेकर आया है। धन्यवाद।